जय श्री गणेश। तो शुरू करते हैं। अम, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। पिछली बार हमने लास्ट छोड़ा था माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो एक सेल होता है उसमें उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से आती है। तो ऊर्जा आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, ये पावर प्लांट की तरह है। जैसे फैक्ट्री में पावर कहीं से या तो वो बिजली लेता है, या अगर वो ऐसे एरिया में जहाँ पे बिजली नहीं मिल रही, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जनरेटर वगैरह होते हैं ना। कई फैक्ट्रीज़ में हीट के लिए फ्यूल जलाया जाता है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर प्लांट होते हैं। इस पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन ख़त्म किया था। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, याद है आदर्श? एटीपी। हाँ, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एटीपी। और वही बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है सेल का, एटीपी। ठीक है, तो इसकी तो बात हो गई थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये क्योंकि अलग से सेल होते हैं, तो इनका अपना अलग से डीएनए भी होता है। समझ गए? जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। फिर उसके अंदर स्टेट्स होते हैं ना, और यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, लेकिन जो स्टेट्स होते हैं उनके अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है? तुम्हें हेडफोन में सुन रहे थे, या अब सुनाई दे रहा है? ये सब। हाँ, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन उसके अंदर अंदर स्टेट्स के अपनी एक संसद होती है, अपना चीफ मिनिस्टर होता है। तो इसी तरीके से ऑल्दो सेल का एक डीएनए होता है, लेकिन उस डीएनए के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, इनका अपना डीएनए होता है। एंड ये डीएनए सिर्फ माँ से आता है बच्चे में। तो जैसे जो लास्ट नेम होता है ना, वो फादर का लिया जाता है, पिता का नाम लिया जाता है ना। तो लेकिन माता से जो हेरिटेज है, वो आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता लगा सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये एक तरीके से किचन का काम करते हैं। जैसे कोई भी वो होती है ना फैक्ट्री, तो कई सारी जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, या रिफाइनरी हो गई, उसमें क्या होता है कि वहाँ के वर्कर्स के लिए एक अंदर ही एक किचन होता है, एक मेस होती है, जिसमें कि वो खाते हैं, है ना, उनके सबके लिए खाना बनता है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी जो खाने का सिंथेसिस, मतलब बनाना, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, आई एम श्योर। ये तो बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है, फोटोसिंथेसिस। तो कॉमन है। हाँ, फोटो मतलब फोटोग्राफ वाला नहीं, फोटो मतलब लाइट, प्रकाश, है ना। और सिंथेसिस मतलब जोड़ना। एक तरीके से अगर आप हिंदी में बोलो तो योग, योग की तरह है, कि मतलब किसी चीज़ के साथ रहना। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रकाश का उपयोग करके बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स को साथ में जोड़ा जाता है ना, खाना बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, ग्लूकोज। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्लास्टिड्स के अंदर भी सिंथेसिस होता है, मतलब खाना बनाया जाता है। एंड स्टोरेज भी होता है, मतलब खाना बनाने के बाद उसको स्टोर भी कर देते हैं। जैसे कई बार किचन में फ्रिज होता है, तो अगर खाना पूरा नहीं खा पाए तो बाकी फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो वैसे ही ये प्लास्टिड्स में होता है ये सारा काम। ठीक है, इसमें अक्सर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये बेसिकली हरे रंग का होता है, और इसी के कारण जो पत्ते का रंग हरा होता है ना, जो पौधे के ज़्यादातर हिस्से का रंग हरा होता है, वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल होता है। हाँ, और यही बेसिकली काम करता है कि अगर आप प्लास्टिक को किचन मान लो, तो ये उसके अंदर खाना बनाने वाला शेफ़ होता है। जैसे घर में मान लो मम्मी बना रही है, तो मम्मी का रोल यहाँ पे क्लोरोफिल करता है, समझ गए? तो वो क्या करता है, वो अलग अलग चीज़ों को लेता है। जैसे सब्जियाँ आप लेते हो, काटते हो, पीटते हो, कुछ चीज़ें फेंक देते हो, जैसे सब्जी का छिलका फेंक दिया, है ना, कोई कोई चीज़ के बीज फेंक दिए, वो सब चीज़ें। एंड देन पका के, जैसे यहाँ पे घर पे आप एलपीजी यूज़ करते हो शायद, है ना। तो इसी तरीके से वहाँ पे वो क्या करता है, वो सनलाइट यूज़ करता है, धूप। क्या हुआ, वो धूप यूज़ करता है। एंड उससे पानी से
हवा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से इस सब को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड में से वो कार्बन काट देता है। जैसे सब्जी लिया आपने तो अक्सर क्या करते हैं उसका ऊपर का हिस्सा काट देते हैं, है ना, जैसे प्याज का उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अलग कर दिया, ऑक्सीजन फेंक दिया, है ना, और कार्बन यूज़ कर लिया खाना बनाने में। तो इस तरीके से फिर उससे वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह लेके धूप में पका के, मतलब लिटरली नहीं बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड देन उससे फिर खाना बन जाता है। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है स्ट्रोमा। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्लास्ट वही प्लास्टिड से आया है। ठीक है, तो जैसे कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है ना, तो इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में प्लास्ट जो है वो प्लास्टिड से आया है। ठीक है, तो इनर में या फोटोसिंथेसिस में फोटो मतलब लाइट से आया है, तो इसी तरीके से वो एटिमोलॉजी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, ये डीएनए है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोमा है अलग अलग, एंड स्ट्रोमा बेसिकली ऑलमोस्ट फ्लूइड होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी फ्लूइड। जैसे टूथपेस्ट देखा है ना आपने दंत मंजन के लिए, सेमी फ्लूइड। पतंजलि का जैसे वो आता है टूथपेस्ट, डाबर का, पतंजलि का, तो दंत कांति, तो इसी तरीके से वो क्या होता है, ना तो एग्जैक्टली फ्लूइड है, मतलब एग्जैक्टली पानी की तरह भी नहीं बहता, एंड सॉलिड भी नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपनी शेप भी चेंज कर लेता है ना, आप ब्रश पे लगाते तो इसी तरीके से स्ट्रोमा भी एग्जैक्टली फ्लूइड भी नहीं होते, एग्जैक्टली सॉलिड भी नहीं होते, ये कुछ बीच के होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी फ्लूइड। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमो जो है ना, क्रोमो जनरली कलर के लिए यूज़ होता है, अलग अलग रंग के लिए, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट ये वो हिस्से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये रंग प्रदान करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन बाकी सारे जो रंग है, जैसे एक फूल होता है, फूल सुंदर क्यों दिखता है कि वो हरा रंग का थोड़ी होता है, वो तो कई बार लाल, कई बार केसरी, कई बार मतलब अलग अलग तरह के रंग होते हैं उसके, है ना, कई बार बैंगनी। तो उसमें जो रंग आता है, जो अलग अलग फल के पकने पे रंग आते हैं, है ना, जब आम कच्चा होता है तो वो हरा होता है, फिर पकने के बाद कई बार वो केसरी रंग का हो जाता है, कई बार सिंदूरी हो जाता है, कई बार लाल हो जाता है। तो वो रंग कहाँ से आते हैं, वो इसी से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट से। ठीक है, इसके सिवाय एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, अब ये क्या चीज़ है, ल्यूको जनरली वाइट के लिए यूज़ होता है, जैसे ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल के लिए होता है आई थिंक। तो ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होते हैं, ये अन्न भंडार होते हैं। अन्न भंडार मतलब जैसे घर में आपने देखा होगा एक जगह पे जैसे कोई अलमारी होगी, कोई एक जगह होगी जहाँ पे आप हो सकता है चावल रखते हो या आटा रखते हो, तो वो क्या हो गया, आपका अन्न भंडार हो गया, है ना। इसी तरीके से सेल में ल्यूकोप्लास्ट काम करता है, और ये कलरलेस होता है या वाइट होता है। ठीक है, तो इसमें फूड स्टोर रहता है। फिर एक चीज़ होती है वैक्यूल, सेल में वैक्यूल। तो जनरली घरों में क्या होता है, छत के ऊपर, छत जैसे फ्लैट होती है मोस्टली, जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखोगे छतें फ्लैट होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती नहीं है, बर्फ़ तो नहीं गिरती मतलब बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती इतनी, है ना। तो क्या होता है, फ्लैट टॉप होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे नॉर्मली, आई थिंक कश्मीर में भी ऐसे ही होता है, इस तरह के होते हैं यूरोप में जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो लेकिन जहाँ पे कम गिरती है तो वहाँ पे ऐसे फ्लैट रखते हैं अक्सर, है ना, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, फ्लैट है तो चीज़ें रख सकते हो। तो उसके ऊपर इस तरह का एक पानी की टंकी रखी रहती है नॉर्मली घर के टॉप में, है ना। तो जो काम घर के लिए पानी की टंकी करती है, या फैक्ट्रियों में जिनमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कई बार पानी के टैंक रखे होते हैं, पानी का रिजर्वायर बना रखा होता है छोटा सा उसी प्लांट के लिए। तो इसी तरीके से वैक्यूल होता है पौधे में, स्पेशली प्लांट का जो सेल होता है उसमें काफ़ी बड़े वैक्यूल्स होते हैं नॉर्मली। मतलब वैक्यूल स्टोरेज वो होता है। हाँ, वो पानी को स्टोर करता है, बट डायरेक्टली पानी नहीं, पानी को एक स्पेशल फॉर्म में जिसको बोलते हैं सैप। कई सारे पेड़ होते हैं, उनका अगर आप मतलब सेमी फ्लूइड। हाँ हाँ एग्जैक्टली, सैप मतलब जैसे आप
पेड़ के तने को काटोगे ना तो एक मोटा सा, जैसे शहद नहीं होता वैसे ही तरह का, मतलब गाढ़ा सा एक फ्लूइड द्रव्य पदार्थ निकलेगा। इनफैक्ट शहद की तरह ही एक कनाडा में और बहुत जगह पे इस तरह का पेड़ पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेपल, मेपल का पेड़ है ना। इनफैक्ट कनाडा की जो राष्ट्र ध्वज है, उनका जो झंडा है उस पर भी मेपल की पत्ती है। तो मेपल के पेड़ से जो निकलने वाला सैप है ना, उस चीज़ को वो मीठा होता है और वो उसको बोलते हैं मेपल सिरप, और उसको खाते हैं जैसे हम लोग शहद खाते हैं ना उसी तरीके से। एंड जो रबड़, प्लांटिक से। हाँ, एंड जो जो प्लांटिक जो रबड़ होता है, रबड़ जो नेचुरल रबड़ है, आजकल तो सिंथेटिक रबड़ भी आने लग गए, लेकिन जो नेचुरल रबड़ है वो कैसे बनता है, रबड़ के पेड़ होते हैं। पहले के समय में एक जगह होती थी इंडो चाइना, आजकल वो 2-3 अलग अलग देश बन गए हैं, वियतनाम, कैम्बोडिया, कंबोज का राज्य जो पहले हुआ करता था, है ना। तो वियतनाम, कंबोडिया, ये सब एरियाज़ में, इन देशों में लाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के पेड़ होते हैं, मतलब रबड़ के। तो क्या होता है, उसको काटो तो उसमें से चिपचिपा सा ऐसा द्रव्य निकलता है, गाढ़ा सा, शहद की तरह ही, लेकिन वो खा नहीं सकते ऑब्वियसली। उसको फिर प्रोसेस करने के बाद वो फिर रबड़ बन जाता है। तो बेसिकली उसको बोलते हैं ट्री सैप। तो सैप मतलब पानी है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें मिली हुई हैं जिसके कारण वो एग्जैक्टली पानी नहीं रहता, वो थोड़ा गाढ़ा बन जाता है, समझ गए। तो इसी तरीके से सेल में भी क्या होता है, जो पेड़ से निकलता है उसको बोलते हैं ट्री सैप, है ना, क्योंकि पेड़ को ट्री बोलते हैं। इसी तरीके से सेल में जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं सेल सैप, समझ गए। बस वहाँ पे पेड़ था, वहाँ पे ट्री था, यहाँ पे सेल हो गया, तो सेल सैप, ठीक है। तो सेल सैप कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में, ठीक है। वैक्यूल पानी की टंकी की तरह है, वाटर रिजर्वॉयर की तरह है उसमें, लेकिन वाटर नहीं होता एग्जैक्टली, पानी नहीं होता उसमें, होता है सेल सैप। ये क्या करता है, इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना, स्ट्रेंथ देना। जैसे अगर आप घर बनते हुए देखोगे तो आप देखोगे कि इस तरह की रॉड्स, या जैसे मेट्रो बनती है, मतलब ट्रेन की लाइनें बनती हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ना, विकास हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो इस तरह के लोहे के डंडे से निकल रहे होंगे। जैसे कंक्रीट है मान लो, यहाँ पे मैं अलग रंग में बनाता हूँ, जैसे अगर ब्लू में जो बनाया है वो कंक्रीट है, तो उसमें से आपको निकलते हुए दिखेंगे ऐसे, जो ब्लैक में मैंने बनाए हैं ऐसे लोहे के से डंडे निकलते होंगे, और वो निकल रहे हैं तो मतलब वो अंदर से ही, अंदर में भी होते हैं, है ना। तो ये लोहे के डंडे क्या करते हैं, ये पूरे मकान को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हैं, है ना। उसकी असली मजबूती इनके कारण भी आती है। तो इसी तरीके से जो वो काम करते हैं उसमें मकान के लिए, वही सेल में क्या करता है, ये जो सेल का सैप होता है वैक्यूल, ये उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। और इसको समझने के लिए और अच्छा तरीका ये है कि जैसे गाड़ी का टायर होता है ना, टायर में जब हवा होती है तो वो स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर उसकी हवा निकाल दो तो वो मतलब फ्लैट हो जाता है, तब वो किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये वैक्यूल भी होता है कि उसमें नॉर्मली जब सैप भरा रहता है, जब पानी अच्छा होता है उसमें पौधे में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी अगर मान लो पौधे को पानी नहीं मिला बहुत समय तक, तो आपने देखा पौधा मुरझा जाता है। बस सेम चीज़ होती है इसमें भी, कि अगर इसमें पानी नहीं मिलता तो जैसे टायर अपना वो लूज़ कर देते हैं ना स्ट्रेंथ, ऐसे ही पौधा भी मुरझा जाता है, ये वैक्यूल भी छोटी हो जाती है, समझ गए। जैसे आप पंप करोगे हवा को तो गुब्बारा फूल जाएगा या टायर फूल जाएगा, इसी तरीके से जब पौधे को अच्छे से पानी मिलता है तो उसमें बिल्कुल वैक्यूल का साइज़ सही रहता है और सेल स्ट्रॉन्ग रहता है। ये पौधों के लिए स्पेशली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते ना, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, उन्हें ऐसे मुड़ के पिचक के थोड़ी जाना है, वो तो एक जगह खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, है ना। तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि कई सारे स्पेशली पेड़ तो बहुत ऊंचाई तक छूते हैं, है ना, ऊंचाई तक उगते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। वैक्यूल का काम है ये कि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा किशमिश, ये जो श्रिंकेज की मैं बात नहीं कर रहा था, किशमिश एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब अंगूर होता है उसमें पूरा पानी होता है, लेकिन उसको सुखा दो तो वो किशमिश जैसा बन जाता है, सिकुड़ जाता है।
तो वही है, वैक्यूल्स में से पानी कम हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, है ना। अंगूर को आप पिचकाओगे वो उतना आसानी से नहीं पिचकेगा, लेकिन किशमिश तो पूरी ही श्रिवल्ड अप होती है, उसको तो आप ऐसे ही आराम से पिचका सकते हो, है ना। तो वही चीज़ वैक्यूल का रोल बताता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए। डीएनए आजकल बहुत कॉमन है, मतलब ये बहुत लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। डीएनए ये एक केमिकल होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। बट इसे शॉर्ट में इतना लंबा नाम कोई बोलना नहीं चाहता हर समय, तो डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कंप्यूटर के कोड की तरह है, जैसे कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम लिखा ना, और ये कोड बताता है पूरा कि सेल को कैसे चलाना है। जैसे एक देश का संविधान होता है, उसके विधान अलग अलग विधान होते हैं, जैसे भारत में न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, है ना। तो वो प्लस संविधान, वो सब चीज़ें सारे विधि विधान मिलके वो उस देश के ढांचे को बताते हैं कि ये ऐसा देश है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है ना, संप्रभु राष्ट्र है। तो इसी तरीके से सेल कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है? सेल का डीएनए। अगर आप डीएनए बदल दोगे तो सेल भी बदल जाएगा। जैसे जब वायरस घुसता है किसी सेल के अंदर, तो क्या करता है, वो डीएनए में चेंजेस कर देता है, तो वो अपना डीएनए घुसा देता है, तो वो कहता है अब मेरी कॉपीज़ बनाओ। तो इसी तरीके से एक वायरस फिर लाखों वायरस बना देता है ना। वो बीमारी फिर वैसे ही फैलती है ना। तो डीएनए, तो वायरस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेनली उसमें डीएनए होता है और बाहर से कुछ पैकेज लगा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? सेल डिवीज़न। सेल्स में ना बंटवारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेल है, ये पहले एक सेल था, फिर थोड़ा बड़ा होता है, वैसे तो ये सेम ही दिख रहा है बट थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद इसका जो बीच का हिस्सा है, याद रखो ये बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच के हिस्से के दो हिस्से हो जाते हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के दो हिस्से हो गए। अब क्या होगा, अब बाहर का जो हिस्सा है उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, यानी कि फिर फाइनली ये दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। समझ गए? पहले अंदर का हिस्से के टुकड़े होते हैं, फिर उसके बाद बाहर के हिस्से से वो दो अलग अलग सेल ही बन जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। अभी दो प्रकार से होता है। पहला है माइटोसिस, और दूसरा है मायोसिस। इनके नाम बहुत ही मतलब सिमिलर से हैं, पता नहीं क्यों ऐसे रखे हैं, माइटोसिस और मायोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है वो नॉर्मली जैसे सेल डिवीज़न होता है वो ऐसा है, मतलब हमारे शरीर में जो भी सेल, जैसे आप देखोगे आपकी नाखून नए नए उगते रहते हैं, बाल नए नए उगते रहते हैं, तो इनमें इनफैक्ट शरीर में बहुत सारे सेल्स, ऑलमोस्ट हर सेल रेप्लिकेट करता रहता है ना। तो क्योंकि सेल की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, वो कुछ समय ही जीना है उसको, फिर उसके बाद वो मर जाता है। अगर सेल प्रॉपरली अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं मरता, अगर वो जिंदा ज़्यादा समय तक रहता है, तो वही चीज़ फिर कैंसर बन जाती है, कर्क रोग, है ना। जैसे आपने सुना होगा जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके लंग में कैंसर हो जाता है ना। जो लोग कई बार शराब ज़्यादा पीते हैं उनके लिवर में हो जाता है प्रॉब्लम्स, है ना। जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनके ये गालों में कैंसर हो जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है। तो वो कैंसर क्या है, जब सेल प्रॉपर टाइम से मरता नहीं है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, वो एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो माइटोसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्स चाहे किसी भी हिस्से में हो, सेल कुछ न कुछ समय के बाद मर जाते हैं। तो अब मर जाएंगे तो हम वो बहुत लंबा समय नहीं होता जनरली, कुछ सेल तो कुछ दिन जीते हैं, कुछ महीने, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ महीने बाद पूरा इंसान ही मर जाएगा, फिर तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, है ना। कई साल तो हमें मैच्योर होने में ही लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेल मर सकता है लेकिन पूरा शरीर नहीं मरना चाहिए। जैसे कई सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस या ये वीर भगत सिंह, ये सब, है ना। तो ये लोग क्या कहते थे कि हम मर जाएं लेकिन देश रहना चाहिए। तो एक सेल के इंडिविजुअली मरने से पूरा शरीर नहीं मरे, इसलिए क्या होता है माइटोसिस, कि एक सेल फिर एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि उसके बच्चे हो रहे हैं, तो सेल डिवाइड हो जाता है कई सारे सेल्स में। तो वो चाहे पुराना वाला सेल मर जाए लेकिन फिर नया वाला सेल जिंदा रहता है और वो उसका काम करता है ना। जैसे सोसाइटी में क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक पॉइंट के बाद नहीं रहते, लेकिन पूरी सोसाइटी, पूरा समाज तो ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि उनके बच्चे पैदा होते हैं।
जिन समाजों में फिर बच्चे पैदा नहीं होते, जैसे जापान वगैरह में, वहाँ पे फिर बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो माइटोसिस से क्या होता है कि सेल्स, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरीके से रेप्लिकेट होने लगते हैं। ये क्या प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी गैमीट्स का स्विचिंग नहीं होता। गैमीट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास पत्तों की एक डेक है, होते नहीं है कि 52 पत्ते हैं, उसमें 4 राजा होते हैं, है ना, 4 इक्के होते हैं, वो सब चीज़ें। तो उसको आपने फोटोकॉपियर में जाके एक एक कार्ड को कॉपी कर दिया, तो वो क्या हो गया, एग्जैक्टली आपके पास एक कॉपी आ गई जो आपने डाला था उसकी कॉपी। अब हो सकता है फोटोकॉपियर में कभी 1 लाख कॉपी करी, उसमें से हो सकता है एक में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, है ना, मशीन भी परफेक्ट नहीं होती, है ना। तो परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है। तो वो मशीन की कॉपिंग में अगर कुछ गड़बड़ आ जाती है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, अगर कॉपिंग के समय में जैसे आपको नकल करनी है अपने दोस्त के, है ना, उसने, आप मान लो कोई क्लास नहीं आ पाए, आपका दोस्त आया था, तो आपने क्या किया, उसके नोट्स एग्जैक्टली छाप दिए, लेकिन हो सकता है उसने कहीं पे कुछ लिखा था, उसने कहीं पे एन लिखा था, आपने लिख दिया, है ना, कुछ ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं कॉपिंग में। तो ये क्या होता है, म्यूटेशन। लेकिन मोस्टली जो माइटोसिस है उससे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आपको कॉपी मिल जाएगी। जैसे आपने शायद सुना होगा एक शब्द होता है क्लोन, ये काफ़ी ज़्यादा साइंस फिक्शन में यूज़ होता है। क्लोन मतलब किसी इंसान की या किसी जीव की, नॉर्मली इंसान के लिए यूज़ होता है उसकी, हाँ, एग्जैक्ट फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी की तरह, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही दिखने वाला आपने एक और बना दिया, तो वो हो गया क्लोन। अभी हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं क्लोनिंग में, मतलब हमने बकरी को तो, भेड़ को बहुत पहले ही क्लोन कर दिया था, डॉली द शीप। लेकिन तो माइटोसिस होता, हाँ, माइटोसिस होता है कि वो उसमें आप सेल को क्लोन कर रहे हो, एक तरीके से समझ लो, है ना। ज़्यादातर जो होता है वो माइटोसिस ही होता है। लेकिन फिर एक चीज़ होती है जिसको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि जीन्स में कुछ खराबी आ गई या एनवायरनमेंट में कुछ परिवर्तन आ गया, मान लो मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और आपकी जेनेटिक्स उसको सपोर्ट नहीं करती, तो फिर पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ताकि ये ना हो, हमें थोड़ी सी वैरायटी चाहिए, चेंजेस चाहिए। जैसे होता नहीं है, रोज़ दाल रोटी खा के आदमी बोर हो जाता है, फिर किसी दिन कहते हैं कुछ सब्जी बनाओ बढ़िया सी, है ना, तो ताकि वो बोरिंग ना लगे, सेम चीज़ बार बार खाने में बोरिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से ताकि जीन्स भी सेम एग्जैक्ट ना रहें, इसलिए ये चीज़, ये अपना वो, हाँ, तो इसी चीज़ के लिए क्या होता है, मायोसिस, जिसमें आई है, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर दिया जाता है। जैसे पत्तों की एक डेक है, उसमें उनको आपस में शफल कर दिया, तो पहले एक कार्ड ऊपर था, अब वो हो सकता है बीच में कहीं आ जाए, हो सकता है नीचे था वो ऊपर पहुंच जाए, बीच वाला नीचे पहुंच जाए, मतलब शफलिंग हो रही है। तो यही वाली चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं रहती, वो चेंजेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो है माइटोसिस, इसमें क्या होगा, जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही 2 कॉपीज़ बन जाएंगी, है ना। लेकिन मायोसिस में क्या होगा, मायोसिस में ब्लू वाले भी 2 बनेंगे और रेड वाले भी 2 बनेंगे, ठीक है, उसी सेल के अंदर। पहले हर सेल में क्या होता है, एक रेड एक ब्लू। हेलो आदर्श, सुनाई दे रहा? हाँ, हर सेल में पहले एक रेड और एक ब्लू, एक लाल और एक नीला होते हैं। अब इसमें क्या होगा, 2 लाल बनेंगे और 2 नीले बनेंगे। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ये फिर 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे, एक में एक लाल और एक नीला, दूसरा लाल और दूसरा नीला, फिर दूसरे में। हाँ हेलो। हाँ, बोलो, सुनाई दे रहा है? हेलो सुनाई दे रहा है? सर, आपका ये बंद है कैमरा? नहीं, नहीं, मेरा कैमरा बंद नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या?
हेलो, हेलो। चलो कोई नहीं, मैं ये वीडियो तो वैसे भी डाल ही दूंगा, तो उससे देख लेना अगर पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। वैसे भी ये चैप्टर पूरा होने ही वाला है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है माइटोसिस में इससे दो सेल बन जाएंगे जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, दोनों में एक लाल और एक नीला होगा। लेकिन मायोसिस में क्या होगा, इससे 4 सेल बनेंगे और वो चारों के चारों अधूरे होंगे, क्योंकि एक में एक नीला होगा, दूसरे में भी एक नीला होगा, और बाकी दोनों में एक एक लाल होगा। तो ये चारों सेल्स आप मतलब एक नॉर्मल सेल के आधे हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोम है, या तो लाल या नीला। तो इनको बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स जैसे जो मेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं एग। अब ये जब मिलते हैं तब ये एक फुल इंडिविजुअल बना। सर आप दिख रहे हैं? हाँ, अब दिख रहे हो? ठीक है। तो मैंने ये कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल के अंदर 4 ऐसे बनते हैं, 2 रेड और 2 ब्लू, है ना। फिर उससे 2 सेल बन जाते हैं, और दोनों सेल में क्या होता है, एक में एक रेड और एक ब्लू, दूसरे में दूसरा रेड और दूसरा ब्लू। लेकिन जो ये मायोसिस होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि 2 नहीं 4 सेल बन जाते हैं, ठीक है। और हर सेल में या तो सिर्फ एक रेड होगा या सिर्फ एक ब्लू होगा, यानी कि दोनों ही अधूरे होंगे। तो जो इसमें मेल वाला होता है उसको बोलते हैं स्पर्म, एंड जिसमें फीमेल वाला होता है उसको बोलते हैं एग। जैसे रेड मैंने दिखा रखा है कि इसमें स्पर्म है, मतलब जिसमें सिर्फ रेड है वो स्पर्म है, एंड जिसमें सिर्फ ब्लू है वो एग है। अब क्या होगा, ये मिक्स होंगे, और जब ये मिक्स होंगे तो ये इस तरीके से, जैसे आपने पहले डेक को आधे में डिवाइड कर दिया और फिर एक डेक को दूसरे डेक के साथ शफल कर दिया, तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे कार्ड हो जाएंगे। तो इससे जो है वो बहुत एडवांटेज देता है, सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। तो जो जनरली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, ये सब, इनमें नॉर्मली सिर्फ माइटोसिस होता है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मनुष्य, मेंढक, है ना, चिड़ियाएँ, है ना, गाय, इनमें क्या होता है, माइटोसिस तो ऐसे चलता रहता है। जैसे आपके नाखून उग रहे हैं, आपके बाल उग रहे हैं, तो वो माइटोसिस के कारण उग रहे हैं। जो आपके शरीर में खून होता है, कई लोग रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेशन, तो उनका ब्लड फिर वापस कहाँ से आता है, वो ऐसे ही आता है, वो रिप्लेस हो जाता है। तो वो सब क्या होता है, माइटोसिस के कारण। लेकिन जब आपको एक नया इंडिविजुअल बनाना है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है जो कि मल्टी सेल्युलर है, जैसे एक नया इंसान बनाना है, एक नया मनुष्य बनाना है, या एक नया मेंढक बनाना है, या एक नई गाय बनानी है, जो भी, तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें फिर आप मिक्सिंग करोगे जीन्स की, ताकि आपको एक बेहतर इंडिविजुअल मिलने का चांस मिले। इसीलिए कहते हैं जो वो गोत्र वाली परंपरा नहीं, कि सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर उससे शादी नहीं करना चाहिए, कि जैसे अपने चाची के या मामा के इसमें, मतलब अपने रिलेशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाती, बच्चों में डिफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना डिफरेंस हो उससे शफलिंग अच्छे से हो जाए। तो ये फ़र्क होता है। माइटोसिस एसेक्सुअल होता है, उसमें सिंपल डिवीजन होता है, वो सिंपल 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन जाता है। जबकि मायोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बन जाते हैं और फिर शफलिंग होती है। ठीक है, फ़र्क समझ में आ गया दोनों में। माइटोसिस एसेक्सुअल होता है, मायोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है, दोनों ही सेल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हाँ, और ये इस चीज़ को पूरे को बोलते हैं सेल थ्योरी। और जैसे मैंने बताया, सेल एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सेल जैसे एटम से हर मॉलिक्यूल बनता है, इसी तरीके से सेल से हर जीव बनता है। कुछ जीव एक ही सेल पर अटक जाते हैं, सिंगल यूनिसेल्युलर बोलते हैं उनको, और कई जीव ऐसे होते हैं जिसमें लाखों या करोड़ों सेल भी होते हैं, जो कि जैसे हम मल्टी सेल्युलर हो गए। ठीक है, एंड जो सेल, हर सेल को एक सर्टेन समय के बाद मरना होता है। अगर वो नहीं मरता, वो कोशिश करता है अमर बनने की, तो वो क्या बन जाता है, कैंसर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके समझ में आ गया आदर्श? ठीक है, तो इसके साथ फिर हमारा ये वाला अध्याय समाप्त होता है।
नेक्स्ट फिर हम गणित के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। राम राम। अच्छा,